मैं अभिषेक कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकेंद्र कॉलेज बांदा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ नहीं, किस स्पेलिंग में आता है? नहीं, हम नहीं देते, रिटर्न नहीं देते। जो हमारा मेन टॉपिक था कल डीएनए का रेप्लिकेशन बताया गया था ना, डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। आज जो है जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड लिखना क्या है ना? आनुवंशिक कोड। ये है क्या कोड? देखिए डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, रेप्लिकेशन है, और यदि हम ट्रांसक्रिप्शन की भी बात करें तो एक प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। उसमें क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो इसको जो है बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो इसके बगल में जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें क्या सीक्वेंस होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसी प्रकार डीएनए से जो आरएनए बनते हैं, डीएनए से जो आरएनए बनते हैं उनमें सीक्वेंस क्या होगा? टी की जगह पे यू हो जाएगा। तो इनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इसीलिए इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। लेकिन ये कोड क्या है? कोड क्या है? मतलब ये जैसे डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए में सूचना आ गई, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और ये बनती है किसकी? एमिनो एसिड की, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब डीएनए ने अपनी जो सूचना है वो एमआरएनए में दी, ये तो समझ में आ गया क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बना। लेकिन ये जो आरएनए है, एमआरएनए है, इसने पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बना ली, ये समझना बड़ा मुश्किल। डीएनए ने एक जो है इन्फॉर्मेशन दिया एमआरएनए, समझ में आता है कि न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनका सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसने अपनी ये जो डीएनए इससे बन गया एमआरएनए, लेकिन इसने जो है जो प्रोटीन बनाई है, जो किससे बना है? एमिनो एसिड के जुड़ने से, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये कैसे बन गई? ये समझना बड़ा कठिन है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। ध्यान दीजिएगा, जो जेनेटिक की खोज हुई है इसमें कई विषयों के साइंटिस्ट शामिल थे। कोड की डिस्कवरी में काफी कई वैज्ञानिकों के सहयोग से कोड को डिस्कवर किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र के थे। जॉर्ज गैमो ये फिजिक्स के थे, खुराना, इनका क्या योगदान था इसमें?
ओकोवा सर इसे ट्राई कीजिए। और नीरेनबर्ग। अच्छा जेनेटिक कोड की जो डिस्कवरी है वो हुई कैसे? साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक जॉर्ज गैमो, ये फिजिक्स के थे, अलग क्षेत्र थे इनका। एजी खुराना, इनका क्या योगदान? ओकोवा ये और नीरेनबर्ग। देखिए हमको पता है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। जी सर। तो जो जॉर्ज गैमो है, और ये भी पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप। डीएनए है तो क्या क्या होगा? एमआरएनए है तो ये होगा आरएनए में। तो 4 प्रकार के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, 20 प्रकार के हमारे पास एमिनो एसिड है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक को कोड करेगा, एक अमीनो अम्ल को, तो कितने कोड होंगे? 4 ही तो होंगे, 4 ही तो होंगे। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड करेंगे तो 16, लेकिन हमारे पास कितने अमीनो एसिड हैं? ये भी नहीं हो पाएगा। फिर हमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था हमने 3-3 लिया, यानी कि 64 हमारे पास कितने हो गए कोड। तो ये कितने हैं? 20 अमीनो अम्ल। और हमारे पास कोड कितने बन गए? 64। तो ये हुआ कि हमारा जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। किसने पता लगाया था? जॉर्ज गैमो। क्या थे? फिजिक्स के थे। एग्जिट खुराना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोपॉलीमर बनाए और होमोपॉलीमर। ये कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर क्या होता है जानिए। अगर एक ही जैसे न्यूक्लियोटाइड, जैसे यू मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? होमोपॉलीमर। किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड के हैं। होमो मतलब क्या होगा? समान। कोपॉलीमर यदि हम यहीं पर कोई दूसरा कर दें, सी 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 इस तरह, तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में दूसरा जब आ जाए तो कोपॉलीमर हो गया। ओकोवा, इन्होंने एक विशेष प्रकार का एंजाइम खोजा था। क्या खोजा था? एंजाइम। जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इसको याद है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये काम क्या करता है? काम क्या करता है? बिना टेम्पलेट के क्या बना देता है? आरएनए बना देता है। मतलब इसको सांचे की जरूरत नहीं पड़ती। इस एंजाइम की सहायता से पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज, देखिए ये ऐसे लिखा है, एंजाइम है। एंजाइम क्या प्रोटीन होती है? इसकी सहायता से बगैर हम किसी टेम्पलेट को यूज किए आरएनए बना लेते हैं। नीरेनबर्ग, इनका क्या योगदान था? इन्होंने सेल फ्री प्रोटीन बनाई, यानी कि सेल के बाहर क्या बनाई थी? प्रोटीन बनाई थी। अब देखिए इनका क्रम। जॉर्ज गैमो ने बता दिया कि जो हमारा कोड है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे।
ओकोवा ने एक एंजाइम खोजा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इसकी सहायता से एजी खुराना जी ने क्या बनाया? कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। सर आज मार्कर को पता नहीं क्या हो गया। वो दो सर वो दोनों यूज करिए, आपके लिए रखे हैं स्पेस। कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर। इसकी सहायता से mRNA बना। ठीक है, ये हो गया। किसकी सहायता से हमने बनाई प्रोटीन? ये तो खुद ही हमारे। इसको हमने बनाया किसकी सहायता से? प्रोटीन कौन सी बनी? प्रोटीन बनी जो उसमें जो एमिनो एसिड था वो था फेनिल एलानिन। क्योंकि एक ही तरह के न्यूक्लियोटाइड है, तो ये यहां से ये पता लगा गया था जो UAA होता है, सॉरी UUU, ये तीन ये कोड करते हैं किसको? फेनिल एलानिन। ये क्या है? एक एमिनो एसिड है। तो यहां से हमको पता चल गया था कि जो हमारा कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं। ये पहली खोज थी, ये है। इसको खोजने में कौन कौन साइंटिस्ट लगे देख लीजिए। जॉर्ज गेनो, एजी खुराना और ओकोवा। उसके बाद नीरेनबर्ग, क्योंकि नीरेनबर्ग ने सेल फ्री प्रोटीन संश्लेषण किया था कोशिका के बाहर, तो कोशिका के बाहर प्रोटीन बना करके ये जो है सिद्ध किया गया कि UUU ये किसको लेता है? फेनिल एलानिन एमिनो एसिड ये कोड करता है। क्योंकि हमारे पास तो और कोई न्यूक्लियोटाइड था नहीं, होमोपॉलीमर था, यू के अलावा तो कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड था नहीं, तब ये सिद्ध किया गया। तो 20 अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए कितने हमारे पास कोडोन है? 14। क्या पता चला कि जो कोडोन होता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है? 3। ठीक, क्या खोजा था? क्या खोजा था? फुटी नहीं बताया वो, सॉरी एंजाइम। एजी खुराना ने फिर क्या खोजा था? एजी खुराना ने ये कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बनाया। ये एंजाइम होता है ये वाला, इसको टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बगैर टेम्पलेट के ही ये आरएनए बना देता है। जो कोपॉलीमर था और होमोपॉलीमर था सेम चीज, वो क्या है? वो क्या है? आरएनए है वो। इस एंजाइम की सहायता से बनाया था उन्होंने। सेल फ्री बता रहे थे। सेल फ्री का मतलब कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर प्रोटीन को बनाया था नीरेनबर्ग ने। हाँ, कोशिका के बाहर, यानी कि सेल नहीं, कोशिका के बाहर। जब प्रोटीन कोशिका के बाहर बनाई गई कोपॉलीमर को लेकर के या होमोपॉलीमर को लेकर, तब सबसे पहले होमोपॉलीमर लिया गया था, UUU वाला। उसको हमको पता चल गया कि जो ट्रिपल यू होता है वो फेनिल एलानिन को कोड करता है। तो पहली जो कोड की खोज थी यही थी। आपको साइंटिस्ट याद रखते हैं, ये वाला एंजाइम याद रखना है। देखिए, एक होता है स्टार्ट कोडोन,
दूसरा होता है स्टॉप कोडॉन। ये प्रॉपर्टी बता रहा है। यूनिवर्सल होते हैं, डिजेनरेट होते हैं और कॉमा फ्री होते हैं। और अनएम्बिगुअस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये है एक mRNA। किसमें डाले थे? ये दोनों आगे वाले ये? हाँ क्या हुआ? भोजन का डाल मोबाइल लेंगे गाना नहीं है जिंदगी के लिए जिंदगी के लिए तो ये कहीं टी नहीं होगा क्योंकि mRNA में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, ये लिखा, ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी ट्रांसलेशन होगा तो जहां पर भी AUG होगा वहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, जहां पे स्टॉप कोडॉन होगा, स्टॉप कोडॉन में कौन कौन है? UGA, UAG और UAA, ये हमारे स्टॉप कोडॉन है। ये देखिए लास्ट में है ना ये, ठीक। तो जब ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर ट्रांसलेशन खत्म। उसके बाद ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, चाहे जो भी है इधर को लगा। ट्रांसलेशन की जो शुरुआत है वो किस कोडॉन से होती है? स्टार्ट कोडॉन से, AUG। ठीक है, कब खत्म हो जाएगा? जब आपके स्टार्ट कोडॉन आ जाएंगे, कौन से? ये इनमें से कोई भी होगा तो हमारी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया खत्म। और ये भी बताया गया है कि जो स्टार्ट कोडॉन करते हैं इनके लिए कोई tRNA नहीं होता, कोई tRNA नहीं होता। जब tRNA नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? अमीनो अम्ल को लेकर कोई जाएगा नहीं ट्रांसलेशन के समय। जब कोई अमीनो अम्ल को लेकर जाएगा नहीं तो फिर हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक होगा। देखिए ये है आपका लास्ट वाला UA, लिया है, ये है आपका स्टॉप कोडॉन। ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है? देखिए GGG ये किस एमिनो अम्ल को कोड करती है? ग्लाइसिन। ठीक है, तो यूनिवर्सल का मतलब ये है कि यूनिवर्सल का मतलब सदैव। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, दोनों में ग्लाइसिन ही बनेगा। इस कोडॉन से दोनों में ग्लाइसिन ही बनेगा। यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। डिजेनरेट का मतलब क्या है? देखिए
डिजेनरेट का मतलब ये है कि एक अमीनो अम्ल के लिए, ये प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है, एक अमीनो अम्ल, ये क्या है, अमीनो एसिड है, जी सर। इसके लिए 2 कोड हो सकते हैं। एक अमीनो अम्ल के लिए 2 कोडोन हो सकते हैं। यूनिवर्सल, एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। देखो ये दोनों कोड अलग अलग है, लेकिन एक अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है, लेकिन एक जो कोड है वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, मतलब 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? जिससे मैंने आपको बताया जी जी जी, ये किसको करता है? ग्लाइसिन, ठीक है, ये वैलिन को नहीं करेगा, मतलब कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अनएम्बिगुअस मतलब कोई संदेह नहीं, ये वाली जो हमारा कोड है ये हमेशा ग्लाइसिन को ही करेगा, वैलिन को नहीं करेगा। उसके बाद कॉमा फ्री का मतलब क्या है? इनको हम क्रम से पढ़ते हैं, कहीं कामा ही लगाते हैं, कहीं कामा नहीं होगा, कोई कामा नहीं, कि बीच में रुकावट हो, कहीं पुलिस स्टाफ पूछ रहे हैं, कोई काम नहीं। ये आपके कोडोन की प्रॉपर्टी है कुछ। स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन याद रखिएगा, जब भी ट्रांसलेशन होता है तो शुरुआत इसी से होती है। किससे? ये स्टार्ट भी करता है और एक प्रकार के एमिनो एसिड को कोड भी करता है, मिथियोनिन को। ठीक है, स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? UGA, UAA, UAG, बाकी प्रॉपर्टी है। ज्यादा ही खिला दूसरा वाला यूज ट्रांसलेशन। देखिए आपने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब है ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन से क्या बने थे? आरएनए बने थे, और रेप्लिकेशन से डीएनए ही बना था। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बना था। इसमें सभी प्रकार के आरएनए बने, चाहे टीआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो। इन तीनों की उपयोगिता है कहां पर? ट्रांसक्रिप्शन।
ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये अलग होता है। ट्रांसफॉर्मेशन चीज है, रूप रूपांतरण, रूप में अंतर हो जाए। वो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था 1928 में, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। उसमें जो क्या था, नॉन वायोलेंट था, वो भी वायोलेंट हो गया था। देखिए इसमें जो है सबसे पहले होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए चार्ज होता है, चार्ज मतलब एक्टिव। कैसे एक्टिव होगा? एमिनो एसिड एटीपी से मिलके बनाता है एमिनो एसाइल एएमपी प्लस फॉस्फेट के दो अणु निकाल देते एनर्जी। फिर ये जो एमिनो एसाइल एएमपी है, ये मिलता है टीआरएनए से। तो कहने मतलब ये है जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसमें एमिनो एसिड जुड़ जाता है, चार्ज हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांसफर आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। आरएनए कहाँ, आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम में। एमआरएनए, एमआरएनए कहाँ होता? बनता तो है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में ही बनता है। लेकिन फिर न्यूक्लियस से जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं न्यूक्लियस में, उससे निकल के कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म। इन सबके अपने अपने रोल हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब देखिए इसमें स्टेप क्या क्या है, 3 स्टेप हैं इसमें। एक होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभ, कोई चीज शुरू हो। दूसरी होती है इलॉन्गेशन, मतलब उसका आगे बढ़ना। और फिर होता है टर्मिनेशन, मतलब उसका समाप्त। तो इनिशिएशन देखिए, ये एमआरएनए है। एमआरएनए जाता है तो सबसे पहले, कल मैंने आपको बताया था जो 80S राइबोसोम है, 80S जो राइबोसोम है किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में, सॉरी यूकैरियोटिक में। और जो 70 है वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है। इसकी एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो ये जो एमआरएनए होता है सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? स्मॉल सब यूनिट। किससे जुड़ता है? स्मॉल सब यूनिट। हमने इसको 30S मान लिया, लिख रहा है। ठीक है। एमआरएनए जो है किससे जुड़ता है? सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट से। स्मॉल सब यूनिट में एक पी साइट होती है, एक ए साइट होती है। दो, एक चार्ज टीएन है ये वाला, ये आता है और कहां पे जुड़ जाता है? पी साइड पे।
इसमें क्या लगा रहता है? एक एमिनो एसिड। अच्छा अच्छा ठीक है, इनिशिएशन है, ये शुरू है। अभी ना तो कोई सी प्रकार की पेप्टाइड चेन बनी है, ना कोई पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, जब इनिशिएशन यानी कि आपका जो चार्ज डीएनए आ जाता है कहां पर? पी साइड पे, तो बड़ी सब यूनिट आगे जुड़ जाती है। बड़ी सब यूनिट आकर के यानी कि 30 है तो ये 50 आगे जुड़ गई। जोड़ा नहीं। ये आगे जुड़ गई। अब इलोंगेशन कैसे होगा? ये तो इनिशिएशन हो गया। अब इलोंगेशन का मतलब ये है कि हमारी जो एमिनो एसिड है आपस में जोड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, चेन बनेगी, यानी कि एमिनो एसिड जो है आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे बनेगा? देखिए इलोंगेशन कैसे होगा। अगला चार्ज डीएनए यहां पे आएगा, कहां पर? ए साइड में। कहां पे आएगा? ए साइड। किसको लेकर के? किसको लेकर के? ये हमने दिखाया यू यू यू, अभी हमने बताया था। सबसे पहले कोट किया था किसको? फेनिल एनिलीन को। ठीक है, हाँ नहीं वो तो क्या था? यू यू यू, वही तो है, ये लिखा हुआ है। और जो जी जी था वो किसको था? ग्लाइसिन। ठीक है, आप चाहे तो आगे जी जी बना सकते हैं, समझाने के लिए है। अब देखिए दूसरा चार्ज डीएनए कहां पे है? ए साइड पे। ये ए साइड हो गई, ये पी साइड थी। तो जो सबसे पहले पी साइड पे आया था वो अपना एमिनो एसिड किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या होगा? इसने अपना एमिनो एसिड इसको दे दिया। जो पी साइड पे जो चार्ज आया था सबसे पहले, चार्ज टीआरएनए, उसने अपना एमिनो एसिड किसको दे दिया? जो ए साइड पे टीआरएनए आया। अब इसको देकर के ये चला जाएगा। ये हमारा जो राइबोसोम है ये खिसकेगा आगे को, इलोंगेशन करना ना उसको। इलोंगेशन मतलब क्या है? लंबा होना। किसको लंबा होना है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हमको लंबी करनी है। तो ये जो है ये आगे खिसक जाएगा। जब आगे खिसक जाएगा तो ये उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, ये वाली, ये जो ए में था वो आ जाएगा पी साइड पे, हमारी ए साइड खाली हो जाएगी। ए साइड खाली हो जाएगी तो ये खिसक के पहुंच गए ये जी जी ट्रिपल जी। क्या बनाया था? ग्लाइसिन। कौन ग्लाइसिन पे पहुंच? जो ए साइड थी ये खिसक के ए यहां पहुंच गई, और ए साइड पे जो ट्रांसफर आने लगा था ये खिसक के पी साइड पे आ गया। ठीक है, तो जो ए यू जी पे था वो तो निकल गया, वो निकल गया अपना एमिनो एसिड दे करके ए साइड पे जो लगा है। अब ए साइड वाला आ गया पी साइड पे। अब जब ये आगे खिसका, ठीक है, तो अब कौन सा कोड आ गया? जी जी जी। ठीक है, तो अगला चार्ज डीएनए आएगा, इसको एमिनो एसिड को लेकर वैल्यू किसको? ग्लाइसिन को, एमिनो एसिड को, वो आ जाएगा ए साइड पे। ठीक, अब इसी तरह की जो धीमे धीमे जैसे जैसे कोड लगे होंगे वैसे वैसे रीड करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इनिशिएशन में याद रखना जो चार्ज डीएनए था वो सबसे पहले पी साइड पे आया, की शुरुआत है, इनिशिएट। टीआरएनए चार्ज कैसे होता है?
अपने जो है 3 डैश एंड पे एक एमिनो एसिड को, यानी कि एमिनो एसिड AMP से मिल करके वो चार्ज आता है। कहाँ पे आया? पी साइड पे। पी साइड पे आया तो इनिशिएशन हो गया। अब हमारा जो राइबोसोम है, लेकिन उसकी ए साइड खाली है, इनिशिएशन शुरू हो गया, मतलब जैसे पी पे आया इनिशिएट हो गया। अब अपना जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन के एक चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये जो चेन बनेगी इसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन क्या ये लगातार बनती रहेगी? कब रुक जाएगी? जब स्टॉप कोडोन आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे क्या जाए, UGA या UAA आ जाए, या हाँ UAG आ जाए। अगर मान लो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, समझना, ये वाला जो कोड है ये कहाँ पे आ गया? ए साइड पर आया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो स्टॉप कोडोन होते हैं इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं। जब कोई टीआरएनए है ही नहीं स्टॉप कोडोन के लिए, तो क्या लाएगा? कुछ नहीं लाएगा। तो बस वहीं से उससे क्या हो जाता है? टर्मिनेशन। हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक रिलीज फैक्टर होता है, एक रिलीज फैक्टर होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग कर देता है। ठीक है, ये है आपका ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए ने जो गुप्त सूचना दिया था, सीक्रेट इंफॉर्मेशन दिया था, डीएनए ने जो गुप्त सूचना दिया था, किसको किसको दिया था? एमआरएनए को। वो गुप्त सूचना क्या थी? कि हमको ये वाली प्रोटीन बनानी है। अब एमआरएनए में जो है, एमआरएनए जिसमें गुप्त सूचना है किसकी? डीएनए की। उसने प्रोटीन तो बना दिया, लेकिन इनमें भी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनना, वही जो हमने कोड की डिस्कवरी में बताया, अपने आप में अलग था। कैसे बनेगी समझे नहीं आता। जब कोडोन हमारे खोज लिए गए तब भी समझ में आया कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो भी 3 का, ये होते हैं कोडोन, ठीक है। और जो टीआरएनए होता है उसमें एंटी कोडोन होता है, वो रीड करता है कि इस कोडोन का मतलब ये है, ठीक है। वो तुरंत वही वाली उसमें जो एंटी कोडोन लगे रहते हैं वही उसके पास जाते हैं, रीड करते हैं, और उसमें वही वाला एमिनो एसिड लगा रहता है। ऐसे टीआरएनए को कोऑर्डिनेट टीआरएनए कहते हैं, मतलब एक स्पेशल दूसरा।
एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। देखिए मेंडेलियन ट्रेट को जीन कहा गया था। मेंडेलियन ट्रेट को जीन कहा गया था। वहां पर जो जीन यूज हुआ था उसको लक्षण कहा गया था, यानी कि ट्रेट। लेकिन जैसे जैसे माइक्रो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो जीन की परिभाषा हुई। क्या हुआ कि जीन उसे कहते हैं, डीएनए का हुआ सेगमेंट जो आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। जो आरएनए बनाता है, ठीक है, आरआरएनए भी बनाता है, टीआरएनए भी बनाता है और एमआरएनए भी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए बनाता है उसको जीन कहते हैं। ठीक, बस ये है कि जो एमआरएनए बनाता है इसको सिस्टोन कहा गया। इसको क्या कह दिया गया? सिस्टोन। तो हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ये इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ऑल सिस्टोन्स आर जीन। ऑल मान सभी, ऑल सिस्टोन आर जीन बट ऑल जीन आर नॉट सिस्टोन। इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे डिस्कवरी हुई है तो हमने क्या की जीन की डेफिनेशन बदल गई। जो पार्ट डीएनए का आरएनए बनाता है उसको जीन कहते हैं। पुरानी से वो क्या थी? जीन की परिभाषा नहीं, ये है ना, मैं ये बताया तो जो एमआरएनए बनाता है उसको सिस्टोन कहते हैं। इससे आपके प्रोटीन बन जाते हैं। पहले हम ये कहते थे कि वन जीन वन एंजाइम, मतलब हम सीधे प्रोटीन से ही जोड़ लेते थे। तो क्या बाकी जो डीएनए खंड है वो बेकार है, कुछ तो कोड करता होगा, कुछ तो बनाता होगा। तो क्या वो बता दो ना कि आरएनए बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है, बेकार तो नहीं है, कोडिंग तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है जी। एक पार्टिकुलर टीआरएनए बना रहा है जो एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को लेके जा रहा है, तो क्या कोडिंग ही तो है। इसका मतलब ये थोड़ा कि जो प्रोटीन ये बनाएगी वही जीन है। वही है कि डीएनए का वह सेगमेंट जो आरएनए बनाता है वो जीन कहलाता है। जो एमआरएनए बना रहा है उसको हम सिस्टोन कहते हैं। ठीक, इसीलिए हमने ये लिख दिया है कि आर सिस्टोन आर जीन। आर सिस्टोन, सिस्टोन का मतलब जो एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए क्या होती है? प्रोटीन बनाता है। इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि आर सिस्टोन आर जीन बट आर जीन आर नॉट सिस्टोन। सभी जीन सिस्टोन नहीं है, क्योंकि भाई ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। देखिए जीन का रेगुलेशन क्यों आवश्यक है? रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल। थोड़ा ये बता दे, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। मोनोसिस्टोनिक। और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्टोनिक। देखिए सिस्टोन लगा है ना, सिस्टोन।
जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं आपको बताई थी, ट्रांसक्रिप्शन हमने एक यूनिट बताई थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताई थी ना, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है टर्मिनेटर। बताया ना, बताया था। तो जो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, एक याद रखिए, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर एक सिस्टोन है तो मोनोसिस्टोनिक किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट्स में, यानी कि हम लोगों में। ठीक, वहीं जो प्रोकैरियोट्स है, जैसे इकोलाई, जैसे इकोलाई, वो जो होते हैं क्या होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। मतलब यहाँ पर कई सारे एमआरएनए बनेंगे, यहाँ पर कई सारे एमआरएनए बनेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसको हमने पॉलीसिस्टोन C1 कह दिया, C2 कह दिया, C3 सिस्टोन। और सिस्टोन क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए बनेगा, जब कई एमआरएनए बनेंगे तो कई प्रोटीन बनेगी। तो ये किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोट्स, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। और जो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है वो यूकैरियोट। इसका एक उदाहरण लैकोपेरान। लैकोपेरान, लैकोपेरान किसमें होता है? इकोलाई में। लैकोपेरान मॉडल है, आगे बताते हैं। वो एक प्रकार का रेगुलेशन है। देखिए, जो जीन का जो रेगुलेशन होता है, जीन का जो रेगुलेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है? एक तो डेवलपमेंट के आधार पे होता है, मेटाबॉलिक के आधार पे होता है, और एनवायरनमेंट। जीन का रेगुलेशन। लेकिन डेवलपमेंट के आधार पर कैसे? हमारी जो स्किन की सेल है वो हमारे लीवर की सेल से डिफर है। जो हमारी लीवर की सेल होगी और स्किन की सेल होगी, इसकी बनावट में अंतर होगा। आँख की जो सेल है वो मसल की सेल से अंतर बनावट में होगी, जबकि मनुष्य तो एक ही। हम कहते हैं उसका जीनोम भी एक, डीएनए भी एक है, लेकिन सेल की बनावट अलग अलग क्यों है? इसका मतलब समझ रहे हैं? जीन तो एक ही है ना सारे डीएनए में, लेकिन कुछ डीएनए का एक्सप्रेशन हुआ है और कुछ जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। कुछ जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जैसे स्किन की है तो स्किन के हिसाब से डेवलप किया हो, बाकी जीन साइलेंट हो। लीवर का है तो लीवर की जो सेल है उसकी बनावट के आधार पे जो जीन था वो एक्सप्रेस हुआ है, बाकी क्या नहीं एक्सप्रेस हुई। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? उससे अपनी प्रोटीन बनाई, बाकी नहीं बनाई। उनको रेगुलेट कर दिया गया, उनको नियंत्रित कर दिया गया कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। कंट्रोल था, तो वही कंट्रोल तो है आपका रेगुलेशन। और एक्सप्रेशन क्या है? बस बाहर निकल के आ गया, मतलब मैंने अपना जो प्रॉपर्टी थी वो शो कर दी। तो किसके आधार पर? डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है। मेटाबॉलिक के आधार पर जैसे इकोलाई है, इकोलाई का उदाहरण लेते हैं। प्रोकैरियोट है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, अभी हमने बताया।
ठीक है, तो इसमें भी जीन का रेगुलेशन होता है। अगर मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बनता है। अगर मीडियम में लैक्टोज है तो जो ई कोलाई में बनने वाली प्रोटीनें हैं, ई कोलाई में इसकी उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब लैक्टोज है तो 2 में टूटेगा, तो जब टूटेगा तो हम तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं एनर्जी के लिए, तो जब वो 2 में टूटेगा तो उसको तोड़ने वाले एंजाइम तो चाहिए। अगर मीडियम में है लैक्टोज तो वो वाले एंजाइम बनेंगे जो लैक्टोज को तोड़ते हैं, और लैक्टोज अंदर जाता है। किसके अंदर? हमने कहा कि मीडियम में है लैक्टोज, तो ई कोलाई के अंदर जाएगा ना, तो अंदर जाने के लिए प्रोटीन बनेगी, उसको तोड़ने के लिए प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन कौन बनाएगा? जीन बनाएगा। यानी कि अगर मीडियम में लैक्टोज है तो वो जीन क्या होगी? एक्सप्रेस होगी, और अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं। तो मेटाबॉलिज्म के आधार पर भी जीन का एक्सप्रेशन। एनवायरनमेंट में ज्यादा कुछ दिया नहीं है एनसीईआरटी में। लैक ऑपरेरान को समझा दें। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ओपेरान क्या है। ओपेरान होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट माने क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब क्या होती है? व्यवस्था। ओपेरान क्या होता है? इसका मतलब होता है एक अलाइनमेंट। ये एक डीएनए हो गया। सबसे पहले आप 2 प्रकार की वो जान लीजिए, 2 प्रकार की जीन बताई गई। एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, और दूसरी होती है रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन तो फंक्शनल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब यह है जो बनाती है क्या? प्रोटीन। क्या बनाती है? प्रोटीन। यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इसमें करती है इन प्रोटीन। रेगुलेटरी जीन क्या होती है? जो कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसका कंट्रोल 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इधर ध्यान दो, कंट्रोल 2 प्रकार का है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। देखिए, अगर इसको अलाउ कर रहा है बनने के लिए, किसको? स्ट्रक्चरल जीन को, तो पॉजिटिव हुआ, और यदि इसको रोक रहा है तो नेगेटिव हुआ। यही तो है ई कोलाई, यही तो होता है ई कोलाई।
देखिए एक सिस्टोन ये हो गया लैग जेड, ये वाले लैग वाई और लैग ए। ये डीएनए है, याद रखिएगा ये डीएनए लिखा गया। तो ये बनाएगा एमआरएनए, ये बनाएगी एमआरएनए और ये बनाएगी एमआरएनए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, कई सारी जीन हो गई तो पॉलीसिस्टोनिक हो गया, ठीक है। ये है आपकी रेगुलेटरी जीन। इससे प्रोटीन बनती है, इससे प्रोटीन बनती है, इससे प्रोटीन बनती है। इससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे बनता है परमीएज, इससे बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। देखिए ए एसी लिखा है सामने, जहां भी ए एसी लिखा हो तो प्रोटीन है, वो सॉरी एंजाइम, एंजाइम भी प्रोटीन ही है, ठीक है। अब देखिए ये हम ई कोलाई के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लैग ओपेरान उसी में चलता है। देखिए मेन चीज है ओपेरान, ओपेरान का मतलब होता है अरेंजमेंट। लैग तो क्या, लैक्टोज है, लैक्टोज है कार्बोहाइड्रेट, किसी दूसरे में होता तो ओपेरान उसे भी नहीं होता, लेकिन जो कोई दूसरा मेटाबोलाइट होता उसका नाम जुड़ जाता है, ठीक। तो एक व्यवस्था है, वो आपको व्यवस्था देखनी है। देखिए हमें जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताया था, हमने बताया था उसमें प्रमोटर होता है, ये हो गया, ये टर्मिनेटर हो गया, ठीक है। प्रमोटर में ही एक ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है, तो ये भी एमआरएनए बनाएगा और इससे भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनेगी, इसको कहते हैं रिफ्रेशर। रेगुलेटरी हम प्रोटीन लिख देते हैं, रिप्रेशर कौन होता है, रोकने वाला, रिफ्रेशर नहीं, रोकता है, इनहिबिट्स करता है, ठीक है। तो इसको हम लैग आई कहते हैं, रोकता है। अब देखिए हमने कहा कि हमने ई कोलाई को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसमें लैक्टोज है, ऐसे मीडियम में रखा है जिसमें लैक्टोज है, ठीक। अगर लैक्टोज है तो वो लैक्टोज जो है इससे जाके चिपक जाएगा इस प्रोटीन से। ये जो इसने प्रोटीन बनाई है लैग आई ने, तो इससे जाके चिपक जाएगा इस प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन यहां नहीं जा पाती, किसके पास, ऑपरेटर के पास, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमने कल एक एंजाइम बताया था आपको, क्या बताया ना, आरएनए पॉलीमरेज बताया ना, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आराम से जाता है कहां पर, प्रमोटर में, और ये बनाता है, और जब ये बनाएगा तो प्रोटीन बनेगी, और जब प्रोटीन बनेगी तो लैक्टोज का क्या है, उपयोग होगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अलाउ कर रहा है बनाने के लिए। और यदि मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, कोई इसके पास जाएगा भी नहीं, जो लैक्टोज है ही नहीं, तो ये जाएगा किसके पास, ऑपरेटर के पास, और ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगा या प्रमोटर से जुड़ जाएगा। तो जो हमारा क्या है आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ जा ही नहीं पाएगा, इसके लिए जगह नहीं बची। तो जब जगह नहीं बचेगी तो ये बनेंगे नहीं एमआरएनए वगैरह, जब ये नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या मतलब, रेगुलेशन हो गया,
कंट्रोल हो गया। यही है जीन एक्सप्रेशन या जीन का रेगुलेशन। कैसे? लाइक ऑपरेंट मॉडल यही है। देखिए म्यूटेशन क्या है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाए, किसमें? डीएनए में। अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बदला है तो आरएनए में भी तो बदलेगा, और यदि आरएनए में बदलेगा तो हमारा जो कोडोन का है, कोडोन की वो भी तो चेंज हो जाएगा, और जब हमारा कोडोन चेंज हो जाएगा तो ले जाने वाला अमीनो अम्ल भी तो बदल जाएगा, बदलेगा ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिकल सेल याद रखना। जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है किससे? वायलिन से। वायलिन से सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी ये सब्स्टिट्यूशन है, डिलीशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक की जगह पे दूसरा आ गया है, डिलीट नहीं हुआ है। एक की जगह पे दूसरा आ गया है, डिलीट नहीं हुआ है। जैसे वो हट के कल कोई दूसरा बैठ जाए उसकी जगह पे तो सब्स्टिट्यूट हुआ है क्या? एक न्यूक्लियोटाइड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकल सेल एनीमिया है, याद रखिएगा। ठीक। अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन के कारण होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है डिलीशन के कारण होता है। देखिए आपकी बुक में दिया है कि राम हैड रेड कैट। ये जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसमें राम हैज रेड कैट। तीन में क्यों दिया? क्योंकि हमारा जो कोड है वो टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्रेम है। क्या है? फ्रेम है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर हम आर को खत्म कर दें तो हम फिर क्या पढ़ेंगे? राम हैज टीडीसी। कुछ समझ में आया? यहां तक समझ आया कि राम है। ये हो गया हमारा फ्रेम फर्स्ट। फ्रेम चेंज हो गया ना, यही है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम आपका शिफ्ट हो गया। फ्रेम अगर हम दो खत्म कर दें
इसको इसको भी खत्म कर दीजिए आप, आरडी मान लीजिए खत्म है, तब क्या पढ़ोगे? राम हैज DCA, वो तो पी बचा, ठीक। ये हो गया हमारा फ्रेम सेकंड। फ्रेम फर्स्ट आपका ये वाला, फ्रेम सेकंड ये हो गया। समझ लो थोड़ा। अब देखो, अगर हमें ये तीनों खत्म कर दिए तो राम है क्या, ये पूरा खत्म हो गया ना, क्या है? तो देखिए हमारा जो फ्रेम था वही रहा, हमारा जो फ्रेम था वही रहा। ध्यान दीजिए, राम हैज रेड कैप, ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम है। हमने एक को खत्म कर दिया तो आपका फ्रेम चेंज हो कि नहीं हुआ? दो खत्म कर रहे हो तो भी हमारा फ्रेम चेंज हो रहा है। लेकिन हम यदि पूरा तीन खत्म कर दे तो राम हैज कैप, ये तो पता है हमारा फ्रेम कहाँ चेंज हो रहा है? बताओ, हमारा फ्रेम नहीं चेंज हो रहा। एक हमारा पूरा क्या चला गया? कोडोन चला गया। ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि डिलीशन और एडिशन, मतलब जोड़ने से और निकालने से हमारा फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाता है। यदि हम एक जोड़ दें या एक घटा दें, निकाल दें मतलब, तो फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। अगर हम दो जोड़ दें या निकाल दें तो हमारा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यदि हम तीन निकालते हैं या तीन जोड़ते हैं तो हमारा फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? या तो कोई एमिनो एसिड निकल जाएगा या तो कोई एमिनो एसिड नया जुड़े। यह है आपका फ्रेम शिफ्ट। ये इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण उदाहरण पढ़ेंगे तब तो उसे पढ़ेंगे नहीं सर भाई। जी। अच्छा, उसका उदाहरण फ्रेम शिफ्ट का कई उदाहरण है। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड चेंज हो गया तो पूरा आपका प्रोटीन नहीं चेंज हो जाएगा? जब प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, मतलब लक्षण, वो बदल जाएगा ना। जैसे बताया थैलेसीमिया, ये हमने बताया है कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसको कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन इसको कहते हैं। इसी में आप एक और कर सकते हैं, राम हैज बिग रेड कैप, VIP हो गया तो आपने जोड़ दिया ना, तीन जोड़े आपने, तो तीन जोड़ने से भी आपका फ्रेम नहीं शिफ्ट हुआ। अगर हम शुरुआत करते किससे? B से, पहले हम B जोड़ते तो आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाता, I जोड़ते तो आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाता। सर पॉइंट म्यूटेशन समझाइए। पॉइंट म्यूटेशन में बेटा मतलब ये है कि यदि हम एक न्यूक्लियोटाइड को या तो हटा दें, ठीक है, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पॉइंट में। हम यहाँ पे पॉइंट का मतलब ये होता है किसी एक न्यूक्लियोटाइड, कोई एक है, सेंटेंस लिख के बताइए ताकि समझ में आए। change in only one nucleotide पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब बिंदु ना हुआ, पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बिंदु में हुआ। वहां पे हम जो हमें बताया सिकल सेल एनीमिया, उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यदि हम हटाते हैं, डिलीट करते हैं तो हमारा पूरा फ्रेम बदल जाता है। वो सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन है, वो सिकल सेल एनीमिया वाला। यदि हम एक हटा रहे हैं पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है तो वो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको सब्स्टिट्यूट हटाते नहीं है, मतलब हम उसको हटाते नहीं, सिर्फ बदल देते हैं। बदल देते हैं। हाँ। कैसे बदलते हैं?
वो तो नेचर बदल देता है ना। नहीं, मतलब क्या न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जैसे मान लीजिए वहाँ पे टी था, मान लो, तो हम वहाँ पे ए कर देते हैं। अच्छा तो जब हमने ए कर दिया तो हम जब उससे नीचे क्या जाएगा, एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए में भी तो दूसरा बदलेगा, तो ए के साथ क्या बनेगा, नहीं, जब एमआरएनए बनेगा तो वहाँ भी ए रहेगा। ठीक, अगर हम टी चेंज कर रहे हैं तो यू आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो कोडोन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। जब हमारा कोडोन चेंज हुआ तो एमिनो एसिड नहीं चेंज होगा। जब एमिनो एसिड चेंज होगा तो प्रोटीन चेंज होगी, और जब प्रोटीन चेंज होगी तो हमारी जो बनावट है वो भी। तो मतलब ये पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, वो डिलीशन। हाँ, वो फ्रेम शिफ्ट जो है वो डिलीशन वाला है। अब बेटा दो टॉपिक और बचे हैं जो जिनमें थ्योरी ज्यादा है। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन होता क्या? म्यूटेशन माने क्या, परिवर्तन। इन्हीं के सीक्वेंस में जब परिवर्तन हो जाता है, जो हमारे कोड है, ठीक है, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, पूरे डीएनए में कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो हमारा पूरा कोड में चेंज हो गया। जब कोड चेंज हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन भी बदलेगा। एक्सप्रेशन बदलेगा तो नई प्रोटीन बनेगी, नई प्रोटीन बनेगी तो हो सकता है कि हमारी संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो सर सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी है? हाँ, बीमारी है। में पढ़ाया है वाले चैप्टर में। उसमें जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। शेप हंसी है क्या हंसी हो जाती है। चलिए, दो टॉपिक रहे हैं। एक है ह्यूमन जीनोम गूगल में आती है। प्रोजेक्ट, अरे हम और दूसरा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये याद रखिएगा कि ये 1990 में शुरू हुआ था। इसको थ्योरी है। कब शुरू हुआ था? और एक तरह का मेगा प्रोजेक्ट था। क्या था? मेगा प्रोजेक्ट। मेगा का मतलब बड़ा, बहुत पैसा लगा, 9 बिलियन, 9 करोड़ नहीं, 9 बिलियन। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें किया क्या गया, और किसी एक ने नहीं बनाया था, ये किसी एक ने नहीं, कई साइंटिस्टों ने मिल करके, ठीक है, और ये लगभग 13 साल में कंप्लीट हुआ था, यानी कि 2003। इसके अलावा जो क्रोमोसोम फर्स्ट है, क्रोमोसोम उसकी जो सीक्वेंसिंग की गई है वो 2006 में कंप्लीट हुई है। उतने सारे जीन है उसमें। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जीनोम याद रखिएगा कि हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब आधे, 24 गुणसूत्र पुरुष को लेके किया गया है, तो पुरुष में एक वाई होता है जो अलग है, तो हमने उसको भी ऐड कर दिया। तो कहने मतलब ये है कि 24 गुणसूत्रों में जो डीएनए या जीन जो पाए जाते हैं, उनको जो है क्या किया गया है, उनको अरेंज किया गया है। वो तो सर 23 पेयर होते हैं। किसमें? देखो समझ आ गया? अरे ये तो पता है ना कि 23 जोड़े होते हैं, जी सर। हैं? 23 जोड़े होते हैं, 22 तो समान होते हैं, तो 22 तो तुम्हारे वो हो गए हैं, ऑटोसोम्स। और जो एरोसोम्स है वो कितने हैं? 2 है। XY होता है, उसका हमने क्या ले लिया, दोनों कितने हो गए? तो इसमें आपको थ्योरी ज्यादा पढ़नी है। इस प्रकार से उनका सीक्वेंस किया गया है, ये इसके बारे में। कब शुरू किया गया इसको याद रखिएगा।
ये नहीं सर, मुझे से लग कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, ठीक है, कौन कौन जो हमने गोल बनाए थे, जो उद्देश्य बनाए थे वो कितने मिले, कितने प्राप्त हुए, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्या जानकारी हुई, इतना ये आपको जानकारी। पेज लगी दूसरा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसको दिया था अलग जेफ्रे ने दिया था, अलग जेफ्रे। इसका ईयर देख लीजिएगा, संभवतः 1994, ठीक है। ये एक प्रकार की ये टेक्निक है अपराध पकड़ने के लिए। इसके अलावा क्लोज रिलेशन देखने के लिए कि कौन निकट संबंधी है, ठीक है। इसमें हम सैटेलाइट डीएनए का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, सैटेलाइट डीएनए का प्रयोग करते हैं। उसमें देखते हैं रिपीटिशन डीएनए का, रिपीटिशन डीएनए यानी कि एक विशेष प्रकार की, एक विशेष सीक्वेंस की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है ये देखा जाता है। एक विशेष सीक्वेंस, जैसे मान लो ए टी टी ए, तो इसकी पुनरावृत्ति कितने बार हुई है, 1 2 3 4 5। तो सैटेलाइट डीएनए वो होता है जिसकी कोडिंग नहीं होती, याद रखिएगा, सैटेलाइट डीएनए वो होता है जिसकी कोडिंग नहीं होती, नॉन कोड होता है, ठीक है। और रिपीटेटिव डीएनए उसे कहते हैं, ये मानो कि सैटेलाइट डीएनए को ही रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, और रिपीटेटिव डीएनए उसे कहते हैं जिसमें एक विशेष सीक्वेंस की रिपीटेशन बार बार होती है। जैसे बच्चे से कहो कि 2 का पढ़ा सुना, तो जहाँ रुका तो फिर 2 से शुरू हो जाएगा, जहाँ रोक दिया तो फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। तो कहते ना कि बार बार ना सुनाओ, तो इसमें वही है कि रिपीट, कितनी बार रिपीट हुआ। इसमें VNTR ये देखा जाए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट, इसको याद रखिएगा। ये मेन मतलब उसका आधार है, ये वही चीज है क्या, किससे जुड़ा हुआ, रेपिटेटिव डीएनए। कहाँ पे पाए जाते हैं, सैटेलाइट फिंगर, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है किसने दिया था, ये लिखा हुआ है। सैटेलाइट डीएनए वो है जो नॉन कोडिंग, जिसकी कोडिंग नहीं होती। कोडिंग का मतलब क्या है, जिसका कोडिंग नहीं है, मतलब कुछ नहीं बन रहा, कोई आरएनए नहीं बन रहा, ठीक है। और नॉन कोडिंग डीएनए में ही म्यूटेशन सबसे ज्यादा होते हैं। नॉन कोडिंग यानी कि सैटेलाइट डीएनए में ही म्यूटेशन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ये बदलते हैं VNTR। इसीलिए जो फिंगरप्रिंटिंग का बेस है वो यही VNTR है, यानी कि रिपीटेटिव डीएनए की संख्या कितनी बार, मतलब ये फ्रेगमेंट कितनी बार आए हैं, कितनी बार है, कितने बार रिपीट हुआ है, वही जो पट्टियां बनती हैं। तो ये आपके चैप्टर में था, बताया नहीं, जो रिपीटेटिव जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें एक विशेष सीक्वेंस की जो पुनरावृत्ति, जो विशेष सीक्वेंस वाला डीएनए रिपीट, वही उसी की संख्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट, लगातार कितने बार रिपीट हुआ है। वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग, वेरिएबल का मतलब क्या है, अलग अलग। तुम्हारे में अलग होगा, हमारे में अलग होगा, लेकिन हमारी सारी कोशिकाओं में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट, हाँ, बस लगातार, वो NCERT में लिखा हुआ। थैंक यू बेटा, बंद कर। अभी नहीं